हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी अंडर फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रावेंशन होता है और उस पर क्या पेनल्टी लगती है, तो वो आज हम करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो ईयर है वो 1999 है, जिसे हम 2000 भी बोलते हैं। इससे पहले फेरा था, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लॉ था, उसमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस थे। तो उन रूल रेगुलेशंस को ख़त्म करने के लिए फेमा को लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। इसमें अब देखो, जो कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी है, हमने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कवर किया था। जो कॉन्ट्रावेंशनल पेनल्टीज़ हैं किसकी, जो हमारे ऑथोराइज्ड पर्सन होता है उसकी, कि मतलब कि एक जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है, वो किसी तरीके का कोई फ्रॉड करता है या किसी चीज़ को छुपाता है, तो उस पर कॉन्ट्रावेंशन लगता है। लेकिन हम यहाँ पर अब क्या बात कर रहे हैं कि कुछ एक नॉर्मल पर्सन, उसने अगर क्या है गवर्नमेंट के साथ, ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ फ्रॉड किया है, उसने मिस स्टेटमेंट दी है किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे किस तरीके की जो प्रोविजंस हैं वो तोड़े गए हैं वो देखा जाएगा, और साथ ही साथ जो पेनल्टी है वो इम्पोज की जाएगी उस पर्सन पे। अब जो बात आती है, जो पेनल्टी होती है वो तीन चीज़ों में की जाती है कंसिडर। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो बात आती है वो है फाइन। मतलब कि अगर जो एक पर्सन है उसे जो फाइन पे करना पड़ेगा, तो वो फाइन किससे जाएगा, ये गवर्नमेंट को जाता है। मतलब कि जो फाइन होता है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है बाय एनी पर्सन जिसने भी वो डिफॉल्ट किया है। फिर क्या कहते हैं, डैमेज। डैमेज कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को किसी भी तरह का डैमेज हुआ है बाय एनी अनदर पर्सन, तो जिस पर्सन ने डिफॉल्ट किया है वो डैमेजेस पे करेगा किसको, अनदर पर्सन को, जिसको कोई भी इंजरी हुई है या कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है, तो उसको क्या है, डैमेजेस मिलेंगे। उसके बाद जेल। जेल होती है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो एक पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है, अगर वो जेल की, वैसे अगर हम कहें तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो एक कंपाउंडेड चीज़ में लेकर जाता है। जैसे कि हम ये बात करें कि जो फेमा है उसमें अगर एक पर्सन जेल नहीं जाना चाहता, तो वो फाइन पे करके अपनी जो जेल है, उसकी जो जेल है उससे वो बच सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो होता है वो विद इन 90 डेज अपनी जो पेमेंट है पेनल्टी की वो नहीं देता, तो उसको जेल भी हो सकती है। तो जेल कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सन बचना चाहे तो बच सकता है। अदरवाइज अगर वो पेमेंट नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं है या अनदर केस की वजह से वो क्या है पेमेंट नहीं करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन को जेल होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सोच रही थी कि हमारा जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि हमें आरटीआई करना है। तो आरटीआई के बेसिस पे मैंने ये सोचा है कि आरटीआई के लिए मैं आपकी लाइव सेशन लूँ। लेकिन लाइव सेशन ऐसे नहीं लिया जा सकता, उसके लिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो लाइव सेशन अटेंड करेंगे। तो अगर आप लोग एग्री हो तो प्लीज़ मुझे लाइव सेशन के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि लाइव सेशन लें या ना लें। तो हम ट्राई करेंगे कि जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसको हम लाइव सेशन के थ्रू ही कवर करें। उसके बाद जो हमारे आज का ये टॉपिक कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी कहता है, इसमें तीन तरीके हमने किए कि जो हमारा फाइन है वो हो सकता है, डैमेजेस हो सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। किस किस पर्सन को, गवर्नमेंट को फाइन पे किया जाता है, एग्रीव्ड पार्टी को डैमेजेस पे किए जाते हैं, और जेल किसको होती है, उस पर्सन को होती है जिसने किसी तरीके का कोई फ्रॉड किया है। उसके बाद कहते हैं द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, इम्प्रिजनमेंट इज नॉट गिवन इन एनी केस ऑफ पर्सन। देखो, वही चीज़ की इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ तब इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा जब वो पर्सन जो है वो फाइन पे नहीं करता या फिर जो डैमेजेस हैं वो पे नहीं करता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें कही गई है कि अगर एक पर्सन क्या है पेनल्टी पे नहीं करता उस प्रिस्क्राइब टाइम पे, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम बोला गया मोस्टली जो होता है वो 90 डेज़ का होता है, तो 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर एक पर्सन जो पेमेंट नहीं करता अपनी पेनल्टी की, तो उसे क्या है, इम्प्रिजनमेंट होती है। अदरवाइज फेमा के अंदर इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। फिर कंपाउंडिंग का जब मैंने आपको बताया था, एक डिफरेंस बताया था बिटवीन द फेरा एंड फेमा, तब मैंने आपको कंपाउंडिंग का मतलब बताया था, जो कि सेक्शन 15 के अंदर आता है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है कि अगर एक पर्सन इम्प्रिजनमेंट नहीं लेना चाहता, जेल में नहीं जाना चाहता, तो इन केस वो फेमा के अंदर क्या कर सकता है, अपने फाइन को पे करके अपनी इम्प्रिजनमेंट से बच सकता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग इज दैट टर्म इन विच अ
पर्सन इम्प्रिजमेंट इज कंपाउंडेड विद द पेनल्टी, मतलब कि जो पेनल्टी होती है, जो उसका जो भी एक तरीके का कह सकते हैं कि जो उसे फाइन पे करना है, तो जो फाइन पे करना है उसके साथ क्या है, जो हमारी इम्प्रिजनमेंट होती है उसको हम कंपाउंड कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन क्या है, वो छुटकारा पा सकता है इम्प्रिजनमेंट से, जेल से छुटकारा पा सकता है। किस तरीके से? अगर वो पे कर दे पेनल्टी ऑन टाइम, अगर पेनल्टी पे कर देता है तो वो क्या है, जेल से बच सकता है। तो ये होती है हमारा कंपाउंडिंग। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, ऑफेंसेस। अब देखो जो फेमा है उसके अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उसे सिविल ऑफेंसेस कहा जाता है, मतलब कि एक नॉर्मल अपराध कहा जाएगा। लेकिन अगर हम इससे पहले जो हमारा फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसमें क्या था, जो ऑफेंसेस होते थे उसे हम क्रिमिनल ऑफेंस कहते थे। तो यहाँ पर फेमा के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन तोड़ा जाता है तो उस जो एक पर्सन है उसे ये बोला जाएगा कि इसने सिविल ऑफेंस किया है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है। क्रिमिनल ऑफेंस फेरा के अंदर होते थे, फेमा के अंदर सिविल ऑफेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन। हम बात ही कॉन्ट्रावेंशन की कर रहे हैं। कॉन्ट्रावेंशन क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले जब हमने ऑथोराइज्ड पर्सन किया था तब कॉन्ट्रावेंशन को डिटेल में बताया था कि कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि किसी भी रूल रेगुलेशन को तोड़ना, और तोड़ने पर पेनल्टी लगती है। अब जो पूरा सेक्शन है वो कहाँ आता है? सेक्शन 13 के अंदर आता है। अब यहाँ पर भी यही सेम चीज कहते हैं कि कॉन्ट्रावेंशन होता क्या है? कॉन्ट्रावेंशन इज द ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ द फेमा 1999, मतलब कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है उसके रूल रेगुलेशंस को, उसके प्रोविजंस को तोड़ना, ब्रीच मतलब तोड़ना, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। अब प्रोविजन की जगह पर कुछ और नाम भी आ सकते हैं। क्या नाम आ सकते हैं? रूल रेगुलेशन हम बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, ऑर्डर्स बोल सकते हैं, सर्कुलेशन, डायरेक्शंस, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक तरीके से एक फिक्स थी कि ये चीज़ हमें करनी है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं की जाती तो उसे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रावेंशन। हमने किसी भी जो रूल रेगुलेशन है उसको तोड़ा है। रूल रेगुलेशन को तोड़ना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रावेंशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी आती है सेक्शन 13 के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पेनल्टी सेक्शन 13 में आएगी। तो यहाँ पर जो पेनल्टी है वो क्या कहती है कि अगर जो पेनल्टी है वो कितनी लगती है। मैं आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आई सजेस्टेड टू यू कि आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में बहुत सी चीज़ें बता चुकी हैं, क्योंकि हम लास्ट सेशन में चल रहे हैं और जब लास्ट की वीडियोज़ होती हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी हैं। तो यहाँ पर देखो पेनल्टी के केस में हम अगर बात करें फेरा और फेमा दोनों, फेरा जो पहले चलता था और फेमा जो अब चलता है, फेरा में क्या होता था, 5 गुना 5 टाइम्स पेनल्टी लगती थी जितनी भी अमाउंट इन्वॉल्व होती थी। नेक्स्ट अब आया है फेमा। अब हमें फेमा पढ़ना है लेकिन फेरा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो फेमा है उसमें क्या होता है, 3 टाइम्स इन्वॉल्व होती हैं। 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारा जो अमाउंट है वो जो अमाउंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो 1 लाख है, मतलब हमने 1 लाख का कोई घपला किया है, तो 1 लाख को हम क्या करेंगे, 3 गुना हमें क्या है इस पर पेनल्टी पे करनी है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो दैट इज 3 लाख। तो जब 3 लाख हमें पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, तो हम कहेंगे 3 गुना, 3 मल्टीपल क्या है हमें जो पेमेंट करनी पड़ी है, जितने अमाउंट का हमने घपला किया उसका 3 गुना। तो यही बोलता है पेनल्टी क्या होती है, अप टू द थ्राइस। अप टू द थ्राइस मतलब 3 गुना या 3 गुना से कम भी हो सकती है, लेकिन 3 गुना से ज़्यादा नहीं होगी। of the sum involved in such contravention with where such amount is quantifiable। quantifiable क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम कह सकते हैं कि अगर हम जो भी अमाउंट है जिसमें भी हमारा जो फ्रॉड हुआ है, अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं इन द नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 गुना मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, उस पर पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अगर क्वांटिफेबल है तो 3 गुना, लेकिन अगर क्वांटिफेबल ही नहीं है, हमें नहीं पता कि सामने वाले बंदे ने कितने रुपए का घपला किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो क्वांटिफेबल नहीं है तो हम सीधा सा 2 लाख से कम अप टू 2 लाख, मतलब कि 2 लाख या 2 लाख से कम अमाउंट जो होगा वो उस पर्सन पर एज अ पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर वो पर्सन जो अपना कॉन्ट्रावेंशन है, रूल रेगुलेशन को तोड़ रहा है, वो रेगुलरली बेसिस पे तोड़ता है, तो इन केस क्या होगा, तो अगर वो कॉन्टिन्यूडली क्या है अपने जो रूल रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलेशन है, उनको तोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5000 पर डे उस पर्सन पे जो इम्पोज होगी पेनल्टी।
तो 3 केसेस हमने किए कि अगर क्वांटिफेबल होगा तो क्या होगा, अगर क्वांटिफेबल नहीं है मतलब कि एक क्वालिटी बेसिस पे है, क्वांटिटी बेसिस पे नहीं है, मतलब कि उसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है 2 लाख या 2 लाख से कम की जो उस पर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, अगर वो रेगुलर बेसिस पे डेली ही उसी तरीके की जो कॉन्ट्रावेंशन करता जा रहा है, रूल रेगुलेशन तोड़ता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि 5,000 पर डे उस पर्सन पे जो फाइन है वो इम्पोज कर दिया जाए। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एनी पर्सन फेल टू मेक पेमेंट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन हिम अंडर सेक्शन 13, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, सेक्शन 13 के अंदर आता है कि उस पर्सन को 3 गुना पेमेंट करनी है। लेकिन कहते हैं कि अगर वो पर्सन पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो अपनी पेमेंट है वो कर पाए, 3 गुना पेमेंट कर पाए, तो इस केस में क्या होगा, उसे 90 दिनों का टाइम दिया जाता है कि वो 90 डेज के अंदर अंदर अपनी जो अमाउंट है पेनल्टी की वो पे कर सकता है। अदरवाइज उस पर क्या होगा, उसे इम्प्रिजनमेंट होगी। और इम्प्रिजनमेंट कौन सी होगी, सिविल इम्प्रिजनमेंट होगी, क्योंकि जो हमारा ऑफेंस है वो सिविल है, सिविल ऑफेंस पे सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है। तो यहाँ से पढ़ते हैं 90 डेज के अंदर अंदर देना है उसे, जब से नोटिस मिला है उसके 90 दिनों के अंदर अंदर उसे पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको लाइबल, किस चीज़ के लिए लाइबल है वो, उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे टॉपिक आता है कि एनी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट जजिंग एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर सब सेक्शन 1 में इफ ही थिंक्स फिट टू एडिशन टू द पेनल्टी, एडिशन टू द पेनल्टी को समझना जरूरी है, विच ही इम्पोज ऑन सच कॉन्ट्रावेंशन डायरेक्ट दैट एनी करेंसी, सिक्योरिटी और एनी अनदर मनी और प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू विच हैज बीन टेकन प्लेस शैल बी कॉन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है, उसको उसके सोचने में ये चीज़ आती है कि जो पेनल्टी इस पे लगाई गई है वो इसके काम पे बिल्कुल सूट करती है, लेकिन इसको एडिशनल देनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा उसे पेनल्टी देनी चाहिए। तो जब एडिशन टू पेनल्टी होगी तो अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के अंदर आएगी, और जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो एक्स्ट्रा पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है एक पर्सन पे। किस तरीके की एडिशनल पेनल्टी होगी, एडिशनल पेनल्टी में बोलते हैं कि यहाँ पर अगर एक पर्सन के पास किसी भी करेंसी से रिलेटेड कोई भी उस पर्सन ने फ्रॉड किया है, कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व है उसके कॉन्ट्रावेंशन में, कोई भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, कोई मनी इन्वॉल्व है, तो इन केसेस जो ये चीज़ें हैं इसको कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड होता है मतलब उस जो भी चीज़ें हैं इसको जब्त कर लिया जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं फॉरफिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो और ये फॉरफिटेड चीज़ किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे फर्स्ट तो उसे 3 गुना पेनल्टी लगेगी, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसे क्या है, इम्प्रिजनमेंट लगेगी। लेकिन अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि इस पर्सन को एडिशनल पेनल्टी पे करवानी चाहिए, इससे लेनी चाहिए और पेनल्टी, तो वो इस चीज़ों को भी क्या है, जब्त कर सकता है, अपने पास फॉरफिट कर सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि फर्दर डायरेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज इफ एनी ऑफ द पर्सन कमिटेड द कॉन्ट्रावेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि अगर एक पर्सन पूरा का पूरा कॉन्ट्रावेंशन में कमिट होता है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन खुद ही करता है, या फिर उसका कुछ पार्ट करता है। पार्ट करने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रावेंशन कोई और कर रहा है लेकिन उसका साथ दे रहा है, तो उस तरीके में उसको, अगर वो बाहर है इंडिया के, तो ये एजुडिकेटिंग अथॉरिटी फैसला लेती है कि उस पर्सन को बाहर रहने दिया जाए या फिर उसको इंडिया में वापस बुलाया जाए, ब्रॉट बैक इनटू इंडिया, इंडिया में वापस बुलाया जाए, या फिर उसको रिटेन बाहर ही रहने दिया जाए आउटसाइड इंडिया। तो ये जो फैसला होता है किसका होता है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का होता है। उसके डायरेक्शंस पे ही ये काम होता है कि उस पर्सन को बाहर ही रहने दिया जाए या इंडिया में वापस बुलाया जाए। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे इस सेशन का क्या कहता है कि अगर जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमने किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन अगर जो अमाउंट कॉन्ट्रावेंशन की जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व होती है, उस केसेस में कौन पर्सन उस केस को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर 10 लाख से कम का जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व है इन कॉन्ट्रावेंशन, तो उस केस में क्या होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर उस केस को हैंडल करेगा। नेक्स्ट, अगर 10 लाख से 40 लाख के बीच होता है तो डिप्टी जनरल मैनेजर उसको हैंडल करेगा। 40 लाख से 100 लाख के बीच में होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो जनरल मैनेजर होता है
खुद जनरल मैनेजर ही इसको हैंडल करेगा। उसके बाद अगर 100 लाख से ऊपर होता है तो इसमें जो चीफ जनरल मैनेजर होता है वो इसको हैंडल करता है, जो भी केस होगा उसको हैंडल करेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जो हमारा फेमा है इसका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बचता है। और इसके साथ साथ आप मुझे ज़रूर बताएं कि RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाइव सेशन लें या ना लें, और इस पे ज़रूर मुझे बताएं क्योंकि आई होप सो कि लाइव सेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले कि मेरी पढ़ाया हुआ आपको समझ आया है या नहीं आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।